एक बात तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इस बार भाई जो परफॉर्मेंस मिलती है ना इस फोन के अंदर वो नेक्स्ट लेवल मिलती है। ये फोन है iQOO 50, लगभग 15 दिन हो गए मेरे पास और मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और क्या एक्सपीरियंस है इस फोन को लेकर सारी बात करेंगे, क्या चीजें बहुत ही बढ़िया है और किन चीजों में और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है, उन सारी चीजों की बात। फोन की बिल्ड क्वालिटी से शुरुआत करता हूँ और यहाँ पर ना ये एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ है और काफी बढ़िया और प्रीमियम यहाँ पर बिल्ड आपको देखने मिलती है। जो कॉर्नर्स है एकदम राउंड है और हाथ में जो मतलब फील आती है ना इसकी वो कंफर्टेबल वाली आती है। मैं काफी देर इस पे गेमिंग या वीडियोस या फिर कुछ और भी चीजें ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ना एक बात है कि फोन बड़ा है तो दोनों हाथ लगते हैं इसको यूज करने में। और हाँ, पहले से जो इसका वेट है वो बढ़ा है, 222-23 ग्राम के आसपास वेट है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी भी बड़ी है और थोड़ी सी प्रीमियमनेस है ना वो भी बड़ी है। बाकी पीछे की तरफ आपको ग्लास मिल जाता है और एक बड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। कैमरा के अंदर जो एक राउंड रिंग लाइट आती थी ना वो यहाँ पर छोटी कर दी गई, एक फ्लैश यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी पोर्ट्स और बटन पर नजर मारोगे ना तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले आते थे। अब जैसे मैं बात कर रहा था ना इसकी डिस्प्ले या फिर फोन की जो साइज है वो बड़ा है, तो यहाँ पर भाई डिस्प्ले पहले से बड़ी है, 6.85 इंचेस की कर दी गई है। और यहाँ पर अगर आप बेजल्स देखोगे ना तो पहले से थोड़े छोटे हुए हैं। बाकी यहाँ पर भाई डिस्प्ले के अंदर सारे फीचर डाल दिए गए, मतलब 2K पैनल यहाँ पर दे दिया गया, 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले यहाँ पर आ गई है और जो HBM है वो 2600 निट्स है और पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स आती है। और ये नंबर ना बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है, इंडोर आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट, यहां तक कि भाई मतलब एकदम जो 12 बजे वाली धूप होती है ना वो भी इस फोन के ऊपर पड़ रही है ना तो वहां पर भी आपको डिस्प्ले एकदम ब्राइट लगती है। साथ में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टिव फिल्म भी आ गई है, जिसकी वजह से जैसे कोई लाइट वगैरह जलती है आपके घर में या फिर कोई भी सनरेज वगैरह आती है, रिफ्लेक्शन आती है, वो काफी हद तक कट डाउन हो जाते हैं, दिखते हैं लेकिन बहुत कम दिखाई देते हैं। और एक चीज और, इस फोन को मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं तो मैंने एक चीज और यहाँ पर ट्राई करके देखी, जो स्क्रीन कलर्स होते हैं ना वो मैंने बढ़ा लिए। यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन था ना वो UHD कर लिया। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, मेरे पास ऑलरेडी 2-3 फोन और भी हैं जो 2K पैनल के साथ आते हैं, लेकिन भाई इसका जो आउटपुट है ना वो कुछ अलग ही आ रहा है। मतलब जो कलर्स है ना वो कैमरा में डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ पर आप उसको शायद फील भी नहीं कर पाओ, लेकिन जो क्वालिटी है, जो कलर्स हैं वो अलग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग का M14 2K पैनल यूज कर रखा है इसके अंदर। अब लिटरली डिस्प्ले का आउटपुट तो काफी बढ़िया है, लेकिन अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर आते हैं और लाउडनेस काफी ज्यादा है, क्रिस्प है। और मतलब अगर आप कोई भी नॉर्मल फोन होगा ना आपके पास, मतलब मैं कहूंगा कोई भी फोन होगा उससे कंपेयर कर लेना, लाउड ही मिलेगा आपको। एक दो फोन है जो इससे ऊपर जाता है और वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई कौन से फोन है जिनका स्पीकर सबसे बेस्ट है। बाकी एक चीज और आप नोटिस करोगे, जब भी आप चार्ज करोगे इस फोन को या फिर गेम खेलोगे या फिर स्पीकर से आउटपुट भी सुनोगे तो यहाँ पर एक RGB लाइट है इस बार भी, वो पहले भी थी, जिसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। काफी डिफरेंट तरह के पैटर्न यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। जब गेम खेलते हो या फिर स्पीकर से आउटपुट सुनते हो तो वो भाई वो जलती बुझती रहती है, कूल लगती है और गेमिंग फोन वाली वाइब आती है इस फोन से। बाकी परफॉर्मेंस की बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम, ज्यादा मेहनत जाती है। और हाँ, शेयर कर देना अपने गेमिंग पगलू दोस्त के साथ। अब वैसे तो ये गेमिंग फोन है और यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात ना करी जाए तो भाई ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस एकदम पीक लेवल की है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 मिलियन Antutu स्कोर्स मिलते हैं, जिसके लिए ब्रांड ने यहाँ पर 8 Elite Gen 5 यूज कर रखा है। अब यहाँ पर ना हमने बहुत सारे टेस्ट करे हैं, यहाँ पर मैंने Geekbench के स्कोर्स भी निकाल के दिए जो कि काफी औसम आते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे ना CPU थ्रॉटलिंग की, तो मैं बोल सकता हूं अभी ये फोन उतना ऑप्टिमाइज नहीं है CPU थ्रॉटलिंग के हिसाब से। फोन अभी भी थ्रॉटल करता है और काफी जगह कर जाता है। इवन यहाँ पर जो हीटिंग इशू है ना वो थोड़ा बहुत अभी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नया चिपसेट है और ये चीजें थोड़े दिन में सॉर्ट आउट हो जाती है, तो ये इशू आपको थोड़े दिन तक तो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो भाई यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर आप खेल सकते हो गेमिंग अगर वो सपोर्ट करती है। बाकी यहाँ पर हमने BGMI खेल के देखी, भाई साहब जो स्मूथनेस मिलती है ना वो काफी कमाल की है। मैंने बहुत देर तक गेम खेली और बहुत दिनों से भी गेम खेल रहा हूं। साथ में यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना कि आप हायर सेटिंग्स पे भी अच्छे खासे फ्रेम्स निकाल सकते हो, और ये चीज अच्छी है कि आप कंटिन्यूस जब गेमिंग खेल रहे हो ना तो ये फोन हीट नहीं करता। हाँ, CPU थ्रॉटलिंग के टाइम जरूर ये हीट करता है। बाकी चलने में फोन ओवरऑल काफी स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पर आपको Android 16 के साथ साथ Origin OS 6 भी आ गया। अब उसकी वजह से ना बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंट देखने मिलेगी। पहले वो फंटा चाहता था तो काफी लोगों की कंप्लेंट होती थी, और ये एक मूव जो है ना Vivo का या फिर iQOO का, भाई बहुत सही है। काफी लोगों का अब जो फंटस से जो भरोसा था ना वो उठ गया था। वहां पर भाई एड्स या फिर ब्लोटवेयर बहुत कुछ कचड़ा भरा रहता था और स्मूथनेस भी वैसी नहीं थी। अब हाँ, थोड़ा सा स्मूथ जरूर है, लेकिन हाँ थोड़ा सा काम करने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कुछ एप्स हैं जो इसके अंदर नहीं होनी चाहिए थी,
बहुत हद तक मतलब जो ब्लोटवेयर है वो निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ एप्स हैं इसके अंदर। साथ में जो नोटिफिकेशन आती हैं वीवो स्टोर से या फिर iQOO स्टोर से, वो चीज भी यहाँ पर अभी भी देखने को मिलती है। इसके साथ मैं सच में एक तारीफ करना चाहूंगा ब्रांड की, क्योंकि यहाँ पर 5 प्लस में 7 ईयर की OS अपडेट, मतलब अगर आप देखोगे ना इस तरह के जो फोन ब्रांड है सैमसंग को छोड़ के, कोई भी आपको ऑफर नहीं कर रहा। चाहे मैं रियलमी की बात करूं, चाहे मैं पोको की बात करूं, इवन वीवो की बात करूं या फिर ओप्पो की बात करूं, भाई कोई भी आपको ऑफर नहीं करा 5 प्लस में 7 ईयर्स की OS अपडेट, जिसके लिए मैं मतलब थम्स अप देना चाहूंगा iQOO को। इसके बाद मैं हैप्टिक्स की बात कर लेता हूं, जो कि मुझे काफी सही लगे। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो जो स्क्रॉल करते हैं ऐप्स को, भाई वहां पर भी मुझे शो हो रहे हैं। वॉल्यूम अप डाउन कर रहा हूं तो वहां पर भी शो हो रहे हैं। ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर रहा हूं तो वहां पर भी मतलब फील हो रहे हैं। और इसके साथ अनलॉक लॉक करते हो तो वहां पर भी ठीक ठाक से जो हैप्टिक्स हैं वो आते हैं। तो हाँ, गेमिंग फोन के हिसाब से अगर आप देखते हो तो वहां पर कई बार नहीं डालता ब्रांड, लेकिन इसमें यहां पर आपको फील होते हैं हैप्टिक्स, वो भी अच्छे खासे। बाकी ये है कि फीचर्स की और बात करना चाहूंगा, और मैं सारे फीचर्स नहीं गिनाऊंगा, एक दो फीचर जो मेरे को अच्छे लगे उनकी बात करते हैं। यहां पर आपको फोटोज के लिए AI एक्सपेंडर आ गया है, जो कि आपके फोटोज को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। मतलब वो जेनेरेटिव फिल का भी काम कर सकता है, इस तरीके से आप मान सकते हो। और इसका जो AI इरेजर है ना, वो पहले से और ज्यादा इंप्रूव हो गया। जैसे आपके बैकग्राउंड में कोई चीज आ रही है ना, तो उसको भी अच्छी तरीके से रिमूव करता है, आपका शोल्डर या फिर आपका बॉडी पार्ट हुए बिना। बाकी जो ओवरऑल फीचर होते हैं ना ज्यादातर फोन में, वही देखने को मिलेंगे आपको। अब देखो, मैंने सारी बातें कर ली, लेकिन सबसे जो एक चीज इंप्रूव हुई ना लास्ट ईयर के मुकाबले, यहां पर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है, जो पहले 6000 mAh की थी। और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी यहां पर आपको देख मिलती है। लेकिन एक चीज डाउनग्रेड भी हुई है, पहले 120 वॉट का फास्ट चार्जर था, अब 100 वॉट का रह गया है, और उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मैं बात करूं बैटरी आउटपुट की, भाई इस फोन की बैटरी खत्म करने में ना, मतलब मेरे को ना भाई पूरा दिन लग गया। इवन रात को भी मैं इसको टेस्ट करता रहा, लेकिन इसकी बैटरी ड्रेन नहीं हुई, कुछ परसेंटेज बच गई थी। अगर आप कंटिन्यूसली यूज करते हो ना इस फोन को, 12 से 13 घंटे आराम से आप इससे स्क्रीन ऑन टाइम निकाल सकते हो। बाकी अगर आप नॉर्मली यूज करते हो, जैसे आपको कॉलिंग करनी, थोड़ी सी रील्स देख ली, यूट्यूब देख लिया, थोड़ा बहुत और फोन को यूज कर लिया, फिर उसके बाद कॉलिंग कर ली, तो मेरे हिसाब से 2 दिन के आसपास बैटरी आउटपुट आराम से मिल जाएगा इस फोन पे। अब बारी है कैमरास की। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो कुछ चीजों में सच में इंप्रूवमेंट है। जैसे यहाँ पर पहले 2x डिजिटल जूम आता था, अब यहाँ पर आपको 3x डिजिटल जूम आ गया। साथ में पहले 4x पर लॉसलेस क्वालिटी आपको मिल पाती थी, लेकिन अब 10x पर भी आप वही चीज यूज कर पाओगे। मतलब थोड़ा सा जूमिंग जो कैपेबिलिटी ना वो बढ़ गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखो ना, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है 50 मेगापिक्सल का, और सामने की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। मैंने काफी सारी फोटोज भी क्लिक करी, और अगर आप सैंपल देखोगे ना, तो यहाँ पर आप देखो आउटडोर के अंदर जो फोटोज आई हैं भाई, काफी शार्प आई हैं, और यहाँ पर जो कलर है ना वो थोड़े से बूस्टेड आते हैं। वैसे ये नेचुरल स्किन टोन भी निकाल रहा है, लेकिन थोड़े से कलर मुझे लगे हल्के से बूस्ट है। इसके साथ साथ हमने नॉर्मल और वाइड एंगल शॉट्स भी क्लिक करे, मेरे हिसाब से काफी सही आउटपुट आ रहा है। बाकी इसके अंदर एक अपडेट आने के बाद एक अलग सी चीज मुझे दिखाई दी, जो कि था इसका AI पोर्ट्रेट मोड। अब वैसे तो ये सारे फीचर ना पोर्ट्रेट के अंदर काम करते हैं, लेकिन iQOO में भाई नॉर्मल फोटो के अंदर भी 4 सीजन वाले जो पोर्ट्रेट्स है ना, या फिर बोल सकता हूं वो मोड्स हैं, वो आ गए। तो आप पोर्ट्रेट में भी क्लिक कर लो उन्हें, और नॉर्मल फोटो में भी। बाकी यस, यहाँ पर आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी का फीचर भी मिल जाता है, जो कि वीवो के फोन्स में होता है, और कुछ कुछ चीजें ना वीवो से ली गई हैं यहाँ पर। जैसे जब आप पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हो तो वहां पर आपको पर्सनलाइज स्टाइल दिखाई देते हैं। साथ में जब आप बोके को सेट करते हो तो यहाँ पर 3 बोके मिलते हैं। हालांकि वो वीवो जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे छल्ले बन जाते हैं अगर आप पोर्ट्रेट्स वगैरह क्लिक कर रहे हो, पीछे अगर लाइटिंग वगैरह है तो। और अगर आप वीडियोस की बात करोगे तो 4K 60 FPS पे दोनों कैमरास रिकॉर्ड कर पाते हैं, और रियर कैमरा से आप 8K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी यहाँ पर मैं एक सैंपल डाल दे रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए। ओके गाइस, तो अभी रिकॉर्ड करें इसके रियर कैमरा पर, जहां पर आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। 8K का ऑप्शन भी है, लेकिन वो 30 FPS पे काम करता है। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ कि स्टेबलाइजेशन कैसे काम करती है। अब और अभी ना मतलब धूप है, तो ऐसी स्किन टोन्स आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद मैं स्विच करता हूँ इसके फ्रंट कैमरा पर, और ये इसका फ्रंट कैमरा, जहां पर अच्छी बात ये भी है कि आप यहां पर भी आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे। मैं थोड़ा सा चल के आपको दिखा दे रहा हूं, और बाकी ना सूरज एकदम मेरे सामने है, तो भाई ऐसी स्किन टोन्स आपको देखने मिलेगी। बाकी मैं थोड़ा सा ऐसे घूमता हूं ना, तो कुछ इस तरीके से ये एक्सपोजर को मेंटेन करता है। बाकी आप मुझे बताना भाई, आपको फ्रंट ज़्यादा बढ़िया लग रहा है या फिर रियर। अब देखो कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, अभी लगभग 10 से 15 दिन हुए मेरे को टेस्ट करते हुए, लेकिन फिर भी बहुत चीजें समझ में आ गई हैं। उसके हिसाब से अगर बताता हूं तो देखो बैटरी काफी अच्छी है इस फोन की, कैमरास भी काफी बढ़िया दिए हुए। अभी जो चिपसेट है उसमें थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, कुछ दिनों में हो सकता है अपडेट्स आने के बाद वो काफी सही काम करे। हीटिंग की प्रॉब्लम देखो मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत रहेगी, वार्म हो सकता है फोन, लेकिन उतना गर्म नहीं हो रहा। और काफी अच्छी जो VC कूलिंग है ना इसके अंदर डाली गई, तो फोन अगर गर्म होता भी है ना तो बहुत जल्दी
ठंडा भी हो जाता है। बाकी बिल्ड यस प्रीमियम है और फोन थोड़ा सा बड़ा है, उन लोगों के लिए काफी बड़ा रहेगा जिनके हाथ छोटे या फिर एक हाथ से कोई यूज करना चाहता है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से अनकंफर्टेबल है। बाकी हाँ, चुभता नहीं है फोन, दोनों हाथ से यूज करोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप एक गेमिंग अल्टीमेट चिपसेट वाला फोन देख रहे हो या फिर मतलब सब कुछ हो फोन के अंदर, एक गेमिंग फोन के साथ साथ और भी चीजें हो, यस ये iQOO 15 भाई आपके लिए हो सकता है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, प्राइसिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी इस बारी। लास्ट ईयर की जो प्राइसिंग थी वो 56,999 रुपए थी, यानी कि 56,999 थी 12 GB 256 GB की ऑफर्स के साथ, और 57,000 थी 16,512 GB की। लेकिन इस बारी जो प्राइसिंग आई थिंक 60 से लेके 65,000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है, वो भी ऑफर के साथ। तो यस प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ी है। बाकी अगर तुम्हें इसका कोई गेमिंग टेस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते जो जाना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।